नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं मालिक अख्तर। नज़र डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भारत ने की शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान की आदत बन चुकी हैं ऐसी धमकियां। दोस्त मुल्क की सरजमीन पर ऐसे बयान को भारत ने बताया अफसोसनाक। पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक अपोजिशन के मार्च पर बीजेपी का जवाबी हमला। किरेन रिजिजू ने मुल्क के आईनी इदारों पर एतबार न करने का लगाया इल्जाम। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया अनारकी का सोचा समझा मंसूबा। लोकसभा में कौमी खेल इंतजाम बिल और कौमी इंसदादे डोपिंग तरमीम बिल मंजूर। राज्यसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा राज्यसभा हल्का एसटी नुमाइंदगी से मुतालिक बिल हुआ पास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अरकान पार्लियामान के लिए 184 नौ तामीरशुदा रिहाइशगाहों का किया इफ्तिताह। पहली और दूसरी बार के अरकान पार्लियामान को मिलेंगे घर। और वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने तक़सीम की फसल बीमा दावों की रकूम। राजस्थान के झुंझुनू में किसानों को बांटे 3,200 करोड़ रुपए। और अब खबरों की तफसीलात पर नज़र डालते हैं। भारत ने पाकिस्तान की जौहरी ब्लैकमेलिंग की कोशिश की शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के दौरान जौहरी बम की धमकी देने वाले बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एटमी बम की धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी को देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने साथ ही कहा कि एक ऐसे मुल्क में जहां फ़ौज दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर काम करती है, ये बयान पाकिस्तान की जौहरी कमान और कंट्रोल की साख के बारे में देरीना शुकूक व शुबहात को भी तक़वियत देता है। बयान में कहा गया कि बदकिस्मती की बात है कि इस तरह का बयान किसी मुल्क के फ़ौजी सरबराह ने तीसरे दोस्त मुल्क की सरजमीन से दिया है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि भारत पहले ही वाज़े कर चुका है कि वो जौहरी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगा और कौमी सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। इंडी ब्लॉक ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी और मुबैना वोट चोरी के खिलाफ आज एहतजाज किया। मार्च करने वाले इंडी इत्तेहाद के लीडरों की पुलिस वालों के साथ नोकझोंक भी हुई। जहां एक तरफ राहुल गांधी समेत कई इंडी इत्तेहाद के लीडर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इल्ज़ामात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगे गए दस्तावेजात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समेत पूरी एनडीए इसको लेकर हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी को आईनी इदारे पर भरोसा नहीं है और ये गलत रवैया है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस पर ऐवान को न चलने देने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक इजलास का काफ़ी वक्त ज़ाया किया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम अहम बिलों को आज दोनों ऐवानों में पास कराएंगे। मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले। किरेन रिजिजू ने इंडी इत्तेहाद पर हमला करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी से 2 अरकान को बुलाया है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं गया।
उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत की छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? बीजेपी लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कांग्रेस और उसके लीडरों को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी का जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रह गया है। इसीलिए जब कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस को अवाम का साथ मिल रहा है, वहीं जब कांग्रेस इलेक्शन हारती है तो वो कहते हैं कि हर जगह बदुनवानी हो रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी की मुनाफिकत आज अवाम के सामने बेनकाब हो गई है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र पर, कभी बिहार पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईवीएम पर, कभी किसी और चीज़ पर, लेकिन खुद कांग्रेस पर अपने इश्यूज ही वाजे नहीं हैं। कांग्रेस इख्तिदार और इंतखाबात में जीत के लिए अवाम में झूठ फैलाने से नहीं हिचकिचाती। कांग्रेस के पास मुल्क के मफाद के लिए न तो कोई इशू है और न ही कोई विजन है। कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा। राज्यसभा में अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने अपोजिशन पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐवान को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। जो लोग 2 साल से मणिपुर की बात कर रहे थे वो उस पर बहस नहीं होने दे रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट मेक इट अ हॉस्टेज। आफ्टर ऑल बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में डिस्कस हुआ कि बिल्स विल बी पास्ड एंड टुडे I am shocked the role of opposition. Those who were talking about Manipur for the last 2 years, when the bill was being passed, they were opposing it. नया इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पास हो गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने
लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था। नए बिल में सिलेक्ट कमेटी की तजवीज़ करदा तमाम 285 तरामीम शामिल हैं। इन तरामीम को बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बैजंत पांडा की सरबराही में एक सिलेक्ट कमेटी ने मंजूर किया। लोकसभा में पेश करदा नए बिल में अल्फाज की कुल तादाद 2.6 लाख रह गई है, जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के 5.12 लाख अल्फाज से बहुत कम है। इसमें दफ़ात की तादाद 536 है, जबकि मौजूदा कानून में 819 दफ़ात मौजूद हैं। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से जारी FAQ के मुताबिक चैप्टर की तादाद 47 से कम करके 23 कर दी गई है। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law related to income tax. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. आइटम नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीम बिल 2025 लोकसभा में आज मंजूर कर लिए गए। बिल के बारे में जानकारी देते हुए नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये बिल खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ओलंपिक में जितने तमगे आने चाहिए उतने नहीं आते। मोदी जी ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद उस पर तवज्जो देनी शुरू की। TDP के विजयवाड़ा के MP कैसीनेनी शिवनाथ ने लोकसभा में स्पोर्ट्स बिल की हिमायत की। उन्होंने इस बिल को खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की सिमत में ज़रूरी करार दिया। खेलो भारत नीति आज सारे देश में उसकी बहुत अच्छी सराहना हो रही है। ये ही सीक्वेंस का एक पार्ट है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास करा गया, भूतकाल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में मोदी जी ने अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्सीलेंस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जब आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का ये महत्वपूर्ण कदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज राजस्थान के झुंझुनू में फसल बीमा दावों की रकूम की डिजिटल अदायगी की गई। ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोग्राम की सिदारत की। इस मौके पर राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फसल बीमा दावों की रकम डिजिटल तरीके से अदा की। झुंझुनू में वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने बटन दबाकर ये रकम मुंतकिल की। कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की एक गांव की 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? ये कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात को लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त है। आज कर्नाटक के सीईओ ने एक बार फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से कहा कि वो 7 अगस्त को जारी करदा पहले खत पर बरवक्त वजाहत करें या मुल्क से माफी मांगें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अरकान पार्लियामेंट के लिए 184 नौ तामीरशुदा टाइप 7 कसीर मंजिला फ्लैटों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सिंदूर का पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने मेहनत कशों से खिताब भी किया। ये बात काबिल गौर है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद कफील होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये अरकान पार्लियामेंट की अमली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जदीद सहूलियात से मुकम्मल तौर पर लैस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछली यूपीए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए रिहाइशगाहों की कमी के बावजूद उन पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक अरकान पार्लियामेंट के लिए तकरीबन 350 मकानात तामीर किए जा चुके हैं। अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास ना होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन पार्टियों पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि इन नए बनने वाले फ्लैट्स के नाम में भी अपोजिशन जमातों को सियासत नजर आएगी। अपोजिशन को सी नाम में कोसी नदी नहीं बल्कि बिहार के अपोजिशन को कोसी नाम में कोसी नदी नहीं बल्कि बिहार के इंतखाबात दिखाई देंगे। ये जो 4 टावर्स हैं उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। उत्तरकाशी में धराली को गंगनानी से जोड़ने वाले पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। ये पुल लमचीगाड़ पर बनकर तैयार हुआ है। तबाही के दौरान लमचीगाड़ पुल बह गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया था। इसके बाद वहां बेली ब्रिज बनाने का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा था। पुलिस टीम, एसडीआरएफ, इंजीनियरों और दीगर रेस्क्यू टीमों की अनथक कोशिशों से अब इस पुल की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL के मुलाजिमीन आफत से मुतासरा इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए मुश्किल हालात में काम करते हुए नजर आए। आज चैनलाइजेशन के लिए IIT रुड़की, CSRE और दीगर माहिर एजेंसियों के माहिरीन अर्जियात की एक टीम धराली आफत से मुतासरा इलाके में पहुंच रही है। 5 अगस्त को धराली में आने वाली कुदरती आफत के बाद अब तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सुराग रसां कुत्तों के साथ जदीद आलात की भी मदद ली जा रही है ताकि जान बचाने के लिए इस मुहिम में कोई कसर न छोड़ी जाए। जब ये कुदरती आफत धराली के लोगों पर आई तो बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बच निकलने का मौका नहीं मिला। पानी का सैलाब उसके रास्ते में जो भी आया बहा कर ले गया। न दरख्त बचे, न इमारतें, न इंसानी ज़िंदगी। अब ज़िंदगी की हर उम्मीद मलबे में तलाशी जा रही है। यौम आज़ादी से पहले दिल्ली पुलिस ने तमाम अजला में प्रहरी योजना के तहत निजी सिक्योरिटी गार्डों, चौकीदारों और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी ब्रीफिंग और हसासियत के प्रोग्राम मुनक़िद किए। इसका मकसद कम्युनिटी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करना, पुलिस और आवाम के माबैन ताउन को फ़रोग़ देना और मुहाफ़िज़ों को जराइम की रोकथाम और हंगामी हालात में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार करना है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ़ अजला का दौरा किया और सिक्योरिटी गार्डों से खिताब किया और इन प्रोग्रामों में गार्डों की अहमियत को उजागर किया और उन्हें हिफाजती सामान भी तकसीम किया। इसमें जितने भी प्रहरी हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में, कमर्शियल और एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करते हैं या चौकीदार हैं या इस प्रकार की नौकरी करते हैं, तो उनके स्ट्रेंथ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उनको एज अ वॉलंटियर हम लोग रोपिन कर रहे हैं स्कीम में, जिसको आज CP सर ने इसको पुनर्जीवित किया और इन सबको संबोधित किया है। 800 प्रहरी यहाँ पे थे, 400 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, 400 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और उनको प्रहरी किट्स भी दी गई और उनको ब्रीफ भी किया गया कि आपको एज अ प्रहरी क्या काम करना है और किस तरीके से आप पुलिस और समाज को सुरक्षित रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA से कहा है कि वो दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मामले में जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को सज़ाए मौत देने की दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने यासीन मलिक को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली समाअत 10 नवंबर को होगी। अदालत ने उन्हें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ज़ाती पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश करने की हिदायत की थी। ताहम आज समाअत के दौरान यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश नहीं हुए, लिहाजा आज अदालत ने उन्हें अगली समाअत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किए जाने की हिदायत की। मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। यासीन मलिक को निचली अदालत ने दहशतगर्दी की माली इयानत के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके खिलाफ NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की और इस सज़ा को सज़ाए मौत में बदलने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR को आवारा कुत्तों से पाक बनाने के लिए सख्त रहनुमा खतूत जारी किए हैं। अदालत ने दिल्ली हुकूमत, MCD, NDMC, NCR में मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो शहर की गलियों को आवारा कुत्तों से पाक बनाएं और हर जगह से आवारा कुत्तों को उठाएं। साथ ही अदालत ने कहा कि कुत्तों को डॉग शेल्टर होम्स में रखा जाए और मुतल्लिका हुक्काम अगले 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों से शुरुआत करें। अदालत ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर कोई शख्स या तंजीम इसमें रुकावट डालती है तो इंतज़ामिया अदालत को मुत्तला करे और अदालत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में तमाम हुक्काम फौरी तौर पर कुत्तों की पनागाहें तामीर करें और 8 हफ्तों के अंदर अदालत को उसके बुनियादी ढांचे के ताल्लुक से आगाह करें। अदालत ने कहा कि कुत्तों की नज़बंदी के लिए खातिरख्वाह लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। कुत्तों को अवामी मकामात पर नहीं छोड़ना चाहिए और शेल्टर होम्स पर CCTV कैमरों से निगरानी की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि उसकी हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। नौज़ायदा छोटे बच्चों को रेबीज़ का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क के यौम आज़ादी से पहले मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ जैसे NFDC, NMIC और NFAI के ज़रिए मुश्तरका तौर पर 4 शहरों मुंबई, पुणे, दिल्ली और चेन्नई में 3 रोज़ा सिनेमेटिक ट्रिब्यूट का एहतमाम किया जा रहा है। इसके दौरान हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्में दिखाई जा रही हैं। इत्तलात व नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि इसका मकसद नई नस्ल को सिनेमा के ज़रिए मौजूदा हालात से रोशनास कराना है। INB सेक्रेटरी संजय जाजू सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, जो 3 दिनों का ये विशेष कार्यक्रम रखा गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, क्या है? हमारी आज़ादी के
15 अगस्त आने वाली है, 3 दिन और दूर है। पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल रखा गया है। देश में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जो है उसको जागृत करना, बरकरार रखना और उस कार्य को करने के लिए बच्चों को खास तौर पे हम एक पैकेज पेट्रियाटिक फिल्म्स का बच्चों को दिखा रहे हैं ताकि उन सब के लिए नेशन फर्स्ट की जो फीलिंग है वो और सुदृढ़ हो सके। सर 4 शहरों में ये रखा गया है, उन 4 शहरों के बारे में क्या क्या तैयारियां हैं? सब तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी अभी हुआ है, मुंबई में मुझे मौका मिला, कुछ दूसरे कार्य से मैं आया हूँ। साथ साथ पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल का भी आज यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने सहयोगी कमलाकर जगताप के साथ नवीश कुमार चीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में कबूतर खानों में कबूतर को दाना डालने पर पाबंदी के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो मुतवाज़ी समाअत नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बम्बई हाई कोर्ट से हुक्म में तरमीम करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। बीएमसी का कहना है कि कबूतरों को खाना खिलाने से लोगों की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। इसकी वजह से कॉरपोरेशन ने कबूतर खानों को तोड़ने का फैसला किया था। कॉरपोरेशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के बाद बम्बई हाई कोर्ट ने भी कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी को जायज़ करार दिया था। बम्बई हाई कोर्ट ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी थी कि वो उन लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करे जो कॉरपोरेशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुंबई के कबूतर खानों में कबूतरों को खाना खिलाना जारी रखे हुए हैं। तो नाजरीन, इस वक्त के खबरनामे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।